प्रश्न श्री मनोज कुमार। प्रश्न श्री जोगेंद्र सिंह अवाना। प्रश्न संख्या 635। देखो, वर्तमान में नदबई तहसील मई गुजर उज्जैन व बरछोली छार नदबई मुख्यालय पर नवीन कृषि महाविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भरतपुर जिले के कुमेर, भुसावर, नगर, कामा एवं भरतपुर जिला मुख्यालय पर पूर्व से ही कृषि महाविद्यालय संचालित है। क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नवीन कृषि महाविद्यालय खोले जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि नदबई और उज्जैन से जो 4 अभी जगह बताई हैं जहाँ पे कृषि महाविद्यालय हैं, चाहे कुमेर 35 किलोमीटर है, भुसावर लगभग 25 किलोमीटर है और नगर लगभग 35 किलोमीटर है और कामा लगभग 50 किलोमीटर है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो किसानों के बच्चे हैं ज़्यादा दूरी पे नहीं जा सकते, तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि दोनों जगह बरौली छार नदबई में 15 बीघा ज़मीन हमारे पास है और मई गुजर में 25 बीघा जमीन है। क्या माननीय मंत्री जी इस बजट में कृषि महाविद्यालय खोलने की कोई मंशा रखते हैं या नहीं? जवाब दे चुके हैं। अगला प्रश्न श्री गोपीचंद मीणा। संख्या 46। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहांजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभाग के आने वाले बांधों का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। विभाग द्वारा निर्मित पंचायत राज विभाग को हस्तांतरित बांधों और एनीकटों का विवरण परिशिष्ट ब पर है। जहांजपुर विधानसभा क्षेत्र में बनास नदी पर घाटारानी माताजी से उड़ियाखेड़ा के मध्य 0 लेवल एनीकट सब सरफेस बैरियर निर्माण हेतु DMFT योजना अंतर्गत 198 लाख का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। स्वीकृति उपरांत संसाधन उपलब्धता के अनुसार कार्य को किया जाना प्रस्तावित है। उड़ियाखेड़ा से घाटारानी के मध्य एनीकट कमरपट बिशुपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। बिशलपुर बांध में पानी की कम आवक के कारण इसका निर्माण किया जाना विचाराधीन नहीं है। नंबर 4, जहांजपुर विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित बांधों एनीकटों के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यकता अनुसार योजनाओं यथा ड्रीप, WIP, RRR और ERM अंतर्गत तैयार कर समय समय पर स्वीकृति प्रदान करवाए जाते हैं। वर्तमान में बजट घोषणा 22-23 के अंतर्गत ERM योजना में 5 कार्यादेश किए जा चुके हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट स पर है। इसके अतिरिक्त एक कार्य त्रिभुला योजना में स्वीकृत हेतु प्रक्रियाधीन है, जिसकी सूची सदन पर द पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र की अनुमति मैंने प्रस्ताव दिए हैं, मांग करता हूँ स्वीकृति जारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ये 0 लेवल के एनीकट का प्रस्ताव अगर हमारे पास में आएगा तो हम स्वीकृत कार्रवाई करेंगे। अगला प्रश्न श्री अविनाश। प्रश्न संख्या 47। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाग 1 विधानसभा क्षेत्र जैतारण में सम्मिलित 216 आबाद राजस्व ग्रामों में से 125 ग्राम सतही जल स्रोत जवाई बांध आधारित स्वीकृत एवं प्रगतिरत जवाई पाइपलाइन क्लस्टर परियोजना तृतीय में सम्मिलित किए जाकर इनमें से 83 गांवों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। शेष रहे 42 ग्रामों में से 38 ग्रामों को उक्त परियोजना से माह मई 2023 तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करना प्रस्तावित है तथा वन क्षेत्र में अवस्थित 4 ग्राम नॉन फिजिबल होने के कारण इन्हें इस परियोजना से जोड़ा जाना प्रस्तावित नहीं है। उक्त परियोजना में सम्मिलित लाभान्वित तथा शेष लाभान्वित किए जाने वाले ग्रामों की सूची परिशिष्ट ए पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, भाग 2 प्रगतिरत जवाई पाइपलाइन क्लस्टर परियोजना तृतीय में विधानसभा क्षेत्र जैतारण के उक्तानुसार वर्णित 121 आबाद राजस्व ग्रामों में से 118 ग्राम एवं इनकी 411 चिन्हित ढाणियों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल संबंध द्वारा जवाई बांध से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु
61 अन्य जल योजनाओं की राशि रुपये 194.48 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर इनका क्रियान्वयन चरणबद्ध रूप से माह दिसंबर 2023 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। जवाई बांध आधारित स्वीकृत परियोजनाओं में वर्तमान में प्रस्तावित लाभान्वित कस्बों एवं ग्रामों की जल मांग के अनुरूप आरक्षण होने एवं अतिरिक्त जल की मात्रा उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त विधानसभा क्षेत्र के भूजल आधारित जल योजनाओं से लाभान्वित 95 ग्राम एवं इनके 163 ढाणियों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़ा जाना विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाग 3 उपरोक्तानुसार संभागीय आयुक्त जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 10/10/2022 को आयोजित जवाई बांध जल आरक्षण समिति की बैठक में विभाग द्वारा जवाई पाइपलाइन योजना पर आश्रित शहर एवं ग्रामों के लिए 1 वर्ष अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक की अवधि के लिए 3,551 मिलियन घन फुट जल मांग आरक्षित करने के विरुद्ध कमेटी द्वारा 3,000 मिलियन घन फुट आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार जवाई बांध से वर्तमान में जुड़े कस्बों एवं ग्रामों की जल मांग अनुसार जल आरक्षण कम होने एवं अतिरिक्त जल की मात्रा उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त विधानसभा क्षेत्र के शेष ग्राम एवं ढाणियों को वर्तमान में लाभान्वित करना विचाराधीन नहीं है। बजट 2022-23 में पाली व सिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सई नदी एवं साबरमती नदी पर जलाशयों का 1,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाने तथा इन बांधों में जवाई बांध तक पानी लाने हेतु 1,200 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे बाबत घोषणा की गई थी। इस घोषणा की अनुपालना में बांधों के निर्माण से संबंधित भाग प्रथम की परियोजना हेतु राशि रुपये 2,554.23 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 13/12/2022 को जारी की जा चुकी है तथा इसका क्रियान्वयन प्रारंभ करने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा निविदा संबंधी कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। भाग प्रथम की उक्त परियोजना में सम्मिलित बांधों से जवाई बांध तक पानी लाने हेतु भाग द्वितीय की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमानित राशि रुपये 1943.71 करोड़ जल संसाधन विभाग के स्तर पर तकनीकी परीक्षण में विचाराधीन है तथा परीक्षण में सही पाए जाने के उपरांत स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर पर प्रस्तावित की जा सकेगी। उक्त वर्णित दोनों परियोजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण होने के उपरांत जवाई बांध में अतिरिक्त पानी उपलब्ध होने पर विधानसभा क्षेत्र जैतारण के उक्तानुसार शेष रहे ग्राम एवं ढाणियों को उक्त बांध से जोड़े जाने पर विचार किया जा सकेगा। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैतारण विधानसभा क्षेत्र की उक्त महत्वपूर्ण जवाई जल परियोजना कब से स्वीकृत हुई, अभी तक इसमें कितना काम हो गया, कितनी राशि का था, कितनी राशि का भुगतान कर दिया, कितना शेष है। एक क्वेश्चन मेरा ये। और दूसरा, माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहूंगा कि जब परियोजना इतने लंबे समय से चली, इसका लंबित रहने का क्या कारण है? और जब हमारी सरकार के समय शुरू हुई थी, आज आपके 4 साल पूरे होने के बाद भी जैतारण के 216 राजस्व गांवों में से 125 को जोड़ा जाना था, उसमें से ही मात्र अभी आपके उत्तर में बता रहे हैं कि इसमें से मात्र 83 गांवों को जोड़ा गया है। बाकी वाले जो गांव वो कब तक जुड़ जाएंगे, ये मुझे बताया कि इसकी योजना के बारे में डिटेल कब स्वीकृत हुई थी, इसकी मई जो आप बता रहे हैं। आपको भाषण देना है, प्रश्न पूछे ना। प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं कि ये योजना कब शुरू हुई थी, इसके इतने लंबे समय तक लंबित रहने के क्या कारण है, आज दिन तक इसके गांवों को क्यों नहीं जोड़ा गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि शेष रहे 42 ग्रामों में से 38 ग्रामों को उक्त परियोजना से माह मई 2023 तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करना प्रस्तावित है। वन क्षेत्र में अवस्थित 4 ग्राम नॉन फिजिबल होने के कारण उन्हें इस परियोजना से जोड़ा जाना प्रस्तावित नहीं है। तो ऑलरेडी इसके अंदर है और मई 2023 तक इन 38 गांवों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। मेरा माननीय मंत्री महोदय सवाल मेरा कारण डिले होने का कारण पूछ रहे हैं। नेक्स्ट आप जवाब दे देंगे। माननीय दे रहा हूं। आप उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं? नहीं जवाब दे रहे। प्रश्न में ये नहीं पूछा, इसलिए वो देख के जवाब दे। इसमें
ये हाँ पिताजी। इसका देरी से होना भी मैं अगला प्रश्न रुका, बैठे बैठे करना है। मैं आई विल नॉट अलाउ इट एंड आई विल नॉट टॉलरेट इट। नो मान सदस्य, नो बाबूलाल जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बाद में बता दें सर, सरकार की किरकिरी हो जाएगी जवाब नहीं देंगे तो। मान सदस्य आप प्रश्न कटारिया जी, आप भी उत्तर चाहते हैं, प्रश्न भी चाहते हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सब चीजें आपसे ना प्लीज। माननीय कटारिया जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बैठे, एक मिनट। माननीय मंत्री जी बैठे, कटारिया जी पूछ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कोटोड़ा में 2 बांध बन रहे हैं, वहाँ से कितने लोगों को आप हटाएंगे? उनके लिए आपने अब तक क्या व्यवस्था की है? जो लोग वहाँ से उस बांधों के कारण से डूब में आएंगे और उनको वहाँ से जगह बदलनी पड़ेगी, उसके लिए आपका एस्टीमेट, उनको जो पैसा देने का है क्या हुआ? उसका निर्धारण हो गया क्या? उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे उसका निर्धारण हो गया तो वो बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बांध के लिए जो पुनर्वास करने की व्यवस्था होती है वो WRD और राजस्व विभाग मिलकर करेंगे, उसका हमारा संबंध नहीं है। हमारा संबंध पेयजल की सप्लाई करने से संबंधित है, तो उसका जवाब तो मैं लेके तो विभाग से माननीय नेता प्रतिपक्ष को दे दूंगा। आपने पूछा है, मैं इसका जवाब भिजवा दूंगा। अगला प्रश्न श्री रामनिवास गावड़िया। अगला प्रश्न श्री बलवान पुनिया। और 9। अध्यक्ष महोदय, खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत चयन किए गए लाभार्थियों हेतु खाद्यान्न का आवंटन पूर्वानुसार निर्धारित खाद्यान्न आवंटन प्रक्रिया अनुसार किए जाने के कारण उत्तरोत्तर माह से देय होगा। विधानसभा क्षेत्र भादरा में 6296 खाद्य सुरक्षा के आवेदन लंबित है, जिनके शीघ्र निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, विभागीय पत्र दिनांक 3/9/2013 की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि जिन लोगों का चयन हो गया उनको आवंटन की प्रक्रिया उत्तरोत्तर माह से दे हो गई। उत्तरोत्तर का मतलब क्या है? खंड 2 में आप कह रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र भादरा के 6296 खाद्य सुरक्षा आवेदन लंबित हैं, इनकी प्रक्रिया क्या चल रही है? लंबित सुनते हुए हमें 4 साल हो गए। नंबर 3, आपने ये कहा कि जी हाँ, विभागीय पत्र दिनांक इतने अनुसार परिशिष्ट 1 पर, परिशिष्ट 1 पर नोशनल शेयर के बारे में बिल्कुल ही स्पष्ट बात इंगित नहीं है सर। मैं नोशनल शेयर का मैं ये पूछ रहा हूं भी नोशनल शेयर किस हिसाब से तय करके अगले की पटवारी जमीन की रिपोर्ट करेगा? मैं मंत्री महोदय से इतना जानना चाहता हूं, पटवारी जो रिपोर्ट करेगा अगर उसके जमीन खातेदारी नाम नहीं है तो नोशनल शेयर के हिसाब से राजस्थान भर में कहीं कोई नोशनल शेयर के हिसाब से पटवारी रिपोर्ट करिए। प्रश्न यही है। माननीय मंत्री जी, आपने जो पूछा लंबित की बात, आपको पता अभी पोर्टल खोला गया था और पोर्टल खोलने के बाद पूरे राजस्थान में, मैं आपका भी भादरा का भी बता दूंगा क्योंकि ये पूरे राजस्थान से जुड़ा हुआ प्रश्न है, 19,57,991 आवेदन आए थे पोर्टल पर। उनमें से अप्रूव्ड हो गए 3,49,648, रिजेक्ट में 28,071 पूरे राजस्थान में, पेंडिंग है 10,12,971। ओनली क्वेश्चन टू भादरा। भादरा का मैंने आपको टैली दे दी है पुनिया साहब। प्राप्त अपीलें आपके यहाँ की भादरा की 9,816, स्वीकृत आपकी अपीलें हो गई 2,118, निरस्त अपीलें 886, शेष लंबित अपीलें 6,296। आप ये जो कह रहे हैं उत्तरोत्तर, अभी ये प्रक्रिया चल रही है और हम कोशिश ये कर रहे हैं, मैंने 22 जनवरी लास्ट डेट रखी थी। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो पात्र व्यक्ति है उनको मार्च तक पूरे राजस्थान में उनका गेहूं चालू कर दिया जाए और वो अधिकतर काम चालू करते जा रहे हैं, मार्च तक पूरा कर देंगे। सर नोशनल शेयर क्लियर। माननीय मंत्री जी, ये जो दूसरा पार्ट है, किसी खातेदार की जमीन संयुक्त है, उस खातेदार को अलग करके जब तक नहीं करेंगे तब तक उसका नाम खाद्य सुरक्षा में नहीं आएगा।
ये 2013 का सर्कुलेशन है। उस सर्कुलेशन के बाद सरकार कोई फैसला कर रही क्या? हमने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। ये जो खाद्य सुरक्षा में जो छोटे किसानों का मामला आ रहा है उसमें हमने आदेश जारी किए हैं, सब जगह कह दिया गया है और आपसे आकर आपके एरिया के भी अधिकारी मिल लेंगे। ये पूरे राजस्थान में इसको ठीक कर रहे हैं, उनको जोड़ दिया जाएगा। सदस्य मेरा निवेदन पुनः एक बार ये है, ये सर पूरे राजस्थान का मसला है, एक मेरे एरिया का मसला नहीं है। नोशनल शेयर पर सरकार गाइडलाइन तय कर दे भी किसी खातेदार के जमीन अगर अलग अलग तय नहीं हुई है तो उसका शेयर के हिसाब से रिपोर्ट कर दे पटवारी। अगर वो लघु और सीमांत श्रेणी में आ जाता तो जुड़ जाएगा, नहीं आता तो साहब टाल हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्पष्ट 2013 का अभी तक हम 10 साल बाद भी लिए बैठे, स्पष्ट गाइडलाइन तय करे सरकार। अध्यक्ष महोदय, जो आपने आदेश किया ये आदेश जारी कर दिया गया और मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें किसी किसान को दिक्कत नहीं आएगी, वो सारे आदेश जारी कर दिए गए। अगला प्रश्न श्री प्रताप सिंह। सर मैं प्रश्न संख्या 50। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से खंड 1। जी हाँ, छबड़ा में राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ द्वारा रिजोल्यूशन संख्या 21/2022 की अनुपालना में वक्फ कमेटी का गठन आदेश क्रमांक वक्फ कमेटी 2022 4799 4805 दिनांक 19/9/2022 के द्वारा किया गया है। आदेश की प्रति प्रसंगन है। खंड 2। वक्फ कमेटी में सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 16 के तहत नहीं किया जाता है। वक्फ कमेटी गठन बोर्ड द्वारा केंद्रीय वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 18 के अंतर्गत किया जाता है, जिसका विवरण पर संलग्न है। वक्फ कमेटी छबड़ा जिला 12 की कमेटी के गठन की प्रक्रिया अंतर्गत सदर सचिव एवं कैशियर के शपथ पत्र प्रस्तुत किए हुए हैं, जिनकी छाया प्रति पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और झूठे शपथ पत्र देकर वो वक्फ कमेटी के सदस्य या नायब सदर बने, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं या नहीं रखते हैं? या नियमों में ऐसा प्रावधान है क्या कि जिन पे हत्या के मामले हों, गबन और भ्रष्टाचार मामले हों, उनको सदस्य बनाया जा सकता है या नहीं? देखो अध्यक्ष महोदय, धारा 18 के अंदर पूरा स्पष्ट है। हालांकि इसमें जो शपथ पत्र जो लेने हैं वो भी एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी हम सदर सचिव और कोषाध्यक्ष का शपथ पत्र लेते हैं और मान लो कोई ऐसी शिकायत आती है, अभी तक हमें कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, इसमें से किसी की भी शिकायत प्राप्त होगी तो हम जांच कराएंगे उसके लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के सामने मैं खुद शिकायत कर रहा हूँ कि आपने जो नायब सदर बनाया है उसको मान सदस्य लिख के भेज दें, आप लिख के भेजते हैं और कार्रवाई नहीं हो तो भी प्रश्न पूछे। मान्य कटाई नहीं साहब, रिक्वेस्ट है कि मान सदस्य मैंने पढ़ लिया, बोर्ड में पढ़ लिया। जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, हत्या के मामले दर्ज है, रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। आपने कोई शिकायत लिख के भेजी, आपने कोई शिकायत लिख के भेजी नहीं, फिर आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? मान्य कटाई जी, आप कार्रवाई लिख के भेजे, फिर कार्रवाई नहीं हो तो पूछे। अध्यक्ष महोदय, ये 19/9/22 का कार्यादेश है जिसके तहत ये गठन हुआ और मेंबर जिनको बनाया गया। इसी आदेश में आपके 10 क्रमांक पर ओहदा दौरान द्वारा दिया गया शपथ पत्र झूठा पाए जाने वाली कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा, यह आपने उसके साथ शर्त लगाई। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपका अब्दुल सलीम पुत्र अब्दुल करीम 7 नंबर पर जो व्यक्ति है, ये 302 का मुलजिम 2015 से है कि नहीं है? एक। दूसरा, इसी तरह से आपका मुश्ताक मोहम्मद पुत्र शफी मोहम्मद शपथ पत्र, ये गबन के आरोप में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2000 में निलंबित है कि नहीं है? ये जानकारी होने के बाद भी ये जो गलत शपथ पत्र दे करके इन्होंने अपने आप को ये बताया है कि यह कि मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चल रहा है, जबकि ये 2015 और 2002 के मुकदमे हैं। उसके बाद भी आपके जो 5 मेंबर ऐसे हैं जिन पर 2022 के मुकदमे हैं, एक नहीं 7-7 मुकदमे हैं, क्या इनके विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ
इसमें वक्त अधिनियम की धारा 64 में ये बोर्ड में है। हालांकि एक्ट में प्रावधान नहीं शपथ पत्र का, फिर भी हम 3 व्यक्तियों का तो शपथ पत्र लेते हैं। जैसे इसमें हमने लिया है सदर का साजिद खान का, सचिव मुश्ताक खान का और कोषाध्यक्ष अब्दुल सलीम का। इन 3 व्यक्तियों ने अपना शपथ पत्र दिया है। उसके अलावा हमें कोई ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो इसमें लगभग हमारे जो 11 बिंदु है, उस 11 बिंदु में कोई भी ऐसी शिकायत पाई जाती है तो उसकी हम जांच करा के कार्रवाई करते हैं। जब तक कोई शिकायत नहीं आएगी तो हमें क्या पता चलेगा भाई इसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है। तो हमें उन शपथ पत्र ले लिया, अब कोई शिकायत हमारे पास आएगी तभी तो हम अगली कार्रवाई करेंगे। माननीय मंत्री जी, माननीय कटारिया जी ने उन रिकॉर्ड पर यह बात कही है, इसकी जांच कराकर इस पर कार्रवाई करने का आप इरादा रखते कि नहीं रखते? बिल्कुल सर, मैंने यही न्यूज किया। प्लीज आप बैठे, जो प्लीज बैठे आप, मैडम सुन नहीं रहे, बैठे आप, बैठे आप, 5 मिनट बैठे आप नीचे, पहले आप सीखे, पहले आप बैठे प्लीज। मंत्री खड़े हैं, आप सुनने नहीं चाहते, आप मंत्री का जवाब दे रहे हैं ना। आपने जवाब नहीं लिखा है क्यों का, आपने कह दिया आपको जो भी माननीय सदस्य कह रहे हैं कटारिया जी ने जो बात रखी है उसकी जांच करवा के आप कार्रवाई रखने की रखते हैं। माननीय सदस्य भी को लिख के दे, उसमें यदि प्रूव हो तो उसमें कार्रवाई करें। आप नहीं सुने, नहीं लिखा जाएगा, मैं नहीं लिखा रहूंगा। माननीय बेटे प्लीज, रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। माननीय अगला प्रश्न, माननीय मंत्री जी बैठे, अगला प्रश्न श्रीमती साफिया जुबैर। प्रश्न संख्या 51। चिंता क्यों करेगा आप? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपने समझ में आ रहा है, कोई जांच नहीं होगी। एक बार कीजिए, फिर वो जिद कर रहे हैं अपनी। माननीय कटारिया जी, मैं समझता हूँ कि इट इज नॉट डिजायरेबल। मैं क्या, यू कांट इम्पोज योर कंडीशन इन हाउस। प्लीज आप बैठे, प्लीज नीचे बैठे, आई विल नेम यू, बैठे नीचे, नीचे बैठे, आपका नीचे बैठे, आगे सीनियर मेंबर है, नीचे बैठे आप, नीचे बैठे। आई साइड समझ नहीं रहा, मैं खड़ा हूँ, नीचे बैठे आप, नीचे बैठे आप बैठे अपने स्थान पर, आपने स्थान पर बैठे। आई विल नेम यू, आई टेल यू। बहुत गलत परंपरा डाल रहे हैं आप। शिकायत है, प्रश्न के माध्यम से भी आ गया, हमारे प्रश्नों के माध्यम से आ गया, उनकी जांच कराओ और उनके विरुद्ध कार्रवाई करो। कहिए मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो आपने नेता प्रतिपक्ष फरमा रहे हैं, हमने कहा शिकायत कोई भी आएगी, आपने भी फरमाया शिकायत नहीं। माननीय मंत्री बैठे, माननीय प्लीज, माननीय मंत्री जी, जो रिकॉर्ड में माननीय कटारिया जी रिकॉर्ड पर लेकर आ गए हैं वो रिकॉर्ड को आप चेक कर ले और इस शपथ पर झूठा तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगला प्रश्न श्रीमती साफिया जुबैर। प्रश्न संख्या 51। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला अलवर में नवीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर तहसील नौगांवा में रीको द्वारा नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु तहसील नौगांवा के ग्राम मूनपुर, करमला एवं रसगन की 230.32 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जो कि चारागांव एवं गैर मुमकिन पहाड़ की किस्म है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में किसी अन्य प्रकरण में दायर रिट याचिका संख्या 5132/2021 एवं 2856/2021 में चारागाह भूमि के आवंटन पर स्थगन प्रभावी होने के कारण वर्तमान में राजस्व विभाग द्वारा आवंटन आरक्षण हेतु स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है। अतः जिला कलेक्टर अलवर को चारागाह भूमि के अतिरिक्त अन्य उपयुक्त राजकीय भूमि के प्रस्ताव भिजवाने हेतु निवेदन किया गया है। राजकीय भूमि के नवीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किया जाना संभव है। खंड 2, उपयुक्त राजकीय भूमि के प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किया जाना संभव हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगी, अगर चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हो जाती है तब संभव है, या अलवर जिले में जैसे और भी बजट में घोषणाएं हुई थी कठुआ बानसूर में रीको एरिया की, एनसीजेड एक कारण है कि वहाँ भी स्थापित नहीं हो पा रहे, तो क्या वो भी एक कारण रहेगा, या रामगढ़ में रीको का एस्टैब्लिश ना होना? पहले ये प्रावधान था कि रीको अगर चारागाह भूमि आरक्षित करता है तो उसमें दूसरी क्षतिपूर्ति करके उसको कर सकता था, लेकिन अभी वर्तमान में दौसा से एक हाई कोर्ट में केस हुआ था रालावास का, उसके कारण ये इस पे स्टे लग गया है और सभी जगह पूरे राजस्थान में गोचर में किया जाना क्षतिपूर्ति के बाद भी संभव नहीं है। और जो एनसीजेड का मैटर है, इसके लिए हमने समय समय पर भारत सरकार को पत्र भी लिखा है और पहले मीटिंग भी हुई थी और पत्र हमने समय समय पर लिख करके तारीख भी 3/8/2021 को भी लिखा था, उसके बाद में नवंबर में भी लिखा, फिर 22 में लिखा, फिर मैंने खुद ने भी
फोन पर भी बात की, भारत सरकार के मंत्री महोदय को निवेदन किया कि अगर आप NCZ से नहीं निकाल पा रहे, बहुत सारी आपत्तियां आने के बाद भी आप हमें अनुमति दे दें, जिससे कि हमारे उद्योग धंधे स्थापित हो सकें। अगला प्रश्न श्रीमती अनीता पटेल, संख्या 52। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों के सेवानिवृत्त परिलाभ की 21/70 पर जारी स्वीकृति के आधार पर कुल राशि रुपये 65.18 करोड़ के भुगतान बकाया हैं। निगम द्वारा उक्त राशि का भुगतान फंड की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। निगम के खंड 2 निगम के अजमेर आगार में अप्रैल 13 से दिसंबर 22 तक 200 अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। उक्त में से जिन अधिकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभ बकाया हैं, उनका बकाया सेवानिवृत्ति विवरण सहित परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 3 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विगत 5 वर्षों की वित्तीय स्थिति का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से 3 सवाल पूछना चाहूँगी। प्रश्न का खंड 1, उसमें पूरे राजस्थान की जानकारी चाहिए थी, तो माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि 65.18 करोड़ का भुगतान बकाया है। प्रश्न का खंड 2 में मैंने सिर्फ अजमेर आगार के बारे में पूछा है, और अजमेर आगार का टेबल जो आपने दिया है जिन कर्मचारियों का बकाया है, परिशिष्ट ए, उस परिशिष्ट ए के टेबल में 16 कर्मचारियों का बकाया चल रहा है। यदि उसको टोटल काउंट करती हूँ तो 89,69,687 बकाया है। तो जब सिर्फ और सिर्फ अजमेर आगार का 89 करोड़ रुपया बकाया है, तो पूरे राजस्थान भर का 65 करोड़ बकाया है। इस पे मुझे संशय है, तो एक बार मंत्री महोदय के आपके माध्यम से मंत्री महोदय इसको क्लियर करें। दूसरा मेरा सवाल है कि स्वीकृतियां जो 16 लोगों की स्वीकृतियां जो 16 लोगों की परिशिष्ट दिया है मुझे, उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय आप देखिएगा, पहले नंबर पर है नरेंद्र सिंह गौड़, परिचालक है, 31/1/2021 को रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन इनकी स्वीकृति जारी ना करके जो फरवरी में रिटायर हुए हैं या दिसंबर में रिटायर हुए हैं, उनकी स्वीकृतियां जारी कर दी गई है। तो ये इसका स्वीकृति जारी करने का क्या आधार है? जो पहले रिटायर हुआ उसको पहले स्वीकृति जारी करनी चाहिए, या जो 12वें महीने में रिटायर हुआ उसको स्वीकृति जारी करनी चाहिए? दूसरा प्रश्न मेरा ये है। तीसरा प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि जब मैं आय व्यय का टेबल देखती हूँ परिशिष्ट संख्या 2, तो उस परिशिष्ट संख्या 2 में जो राज्य सरकार का जो अनुदान है, वो अनुदान 17-18 में 284 करोड़ है, 18-19 में 383 करोड़ है, 19-20 में 311 करोड़ है, 20-21 में 556 करोड़ है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में ये 200 करोड़ पर अटक गया है। तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये जो अनुदान देने का क्या क्राइटेरिया, कोई मापदंड होगा कि भाई हम इतना % आपका घाटा होगा तो इसका इतना % देंगे? तो इसका क्या क्राइटेरिया है कि हमको कितना अनुदान देना है, किस बेसिस पर हम ये अनुदान दे रहे हैं? ये मेरा निवेदन है आपके माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, जिन 16 कर्मचारियों का बताया गया है आपने बकाया, उसमें जो ही कर्मचारी रिटायर होता है उसको अपने पेपर पूरे करते हैं, उसको अपना नो ड्यूज का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उसके अलावा उसके ऊपर कोई जांच बकाया नहीं होनी चाहिए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पहले रिटायर हो उसका पहले बने बाद में हो उसका, वो उसके पेपर देने पर और उसकी फाइल की पूर्ति करने पर यह निर्भर करता है। प्रश्न ये है। दूसरा जो मुझे विभाग ने दिया है वो सारे राजस्थान के सभी डिपो की बकाया का 65.18 करोड़ दिया। अगर इसमें कहीं कोई गलती है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। तीसरा जो आपने पूछा है, ये संबंधित एक कर्मचारी का जो बोर्ड का, मैं आपको सभी 16 कर्मचारियों के लिए बता देता हूँ। 4 कर्मचारी तो रिटायर हुए हैं इसी दिसंबर में। तो
उन्होंने अभी अपनी फाइल की पूर्ति नहीं करी है। जैसे गौड़ का आप बता रहे हैं, हमारे पास है एक तो आपके टिक्कम चंद हैं जो हैं 28/2/2021 को बकाया नहीं का प्रमाण पत्र दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। कर्मचारी की मृत्यु हो गई, इसके परिवार को भी हमने लिख दिया, अभी तक कोई उन्होंने नए कागजों की पूर्ति नहीं करी है। दूसरा आपका है, आप तो नरेंद्र सिंह गौड़ का बता दो। नरेंद्र सिंह गौड़ को पहले क्यों नहीं दिया, वो पूछ रहे। नरेंद्र सिंह गौड़ जो 31/1/2021 को रिटायर हो गए, उनका नहीं दिया और बाद वालों को दे दिया। नरेंद्र सिंह गौड़ का क्या प्रॉब्लम? उनके पेपर बकाया हैं, वो पेपर की पूर्ति नहीं करी। जहाँ तक अनुदान की बात है आपकी, जो अनुदान का कोई निश्चित फार्मूला तय नहीं है। जो ही रोडवेज राज्य सरकार से मांग करती है, हम कोशिश करते हैं कि उस पर उनको फंड, क्योंकि ये उपकरण ऐसा है जो पहले भी घाटे में था, अब भी घाटे में है, पर हमको हमारी सोशल ओब्लिगेशन पूरा करने के लिए ये अच्छी बस सेवा पब्लिक को उपलब्ध हो तो ये हमको चलाना पड़ता है। तो जो ही वो रोडवेज राज्य सरकार से मांग करती है, हम उस पर अनुदान जारी करवाते हैं। अभी आपके यहाँ समय में जितना अनुदान दिया गया था, उससे ज़्यादा इस कार्यकाल में सरकार ने अनुदान दिया है। पटेल जी महोदय, प्रश्न का खंड 2, अजमेर आगार में अप्रैल 13 से जनवरी 23 तक कितने अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए? इसमें आपने दिया कि 200 हुए, उसमें से जो बाकी बचे हुए हैं, ये जो आपका परिशिष्ट 1 है जिसमें आपने 16 लोग बताए हैं, इनका तो पेमेंट बाकी है, इनको पैसा नहीं मिला है, इनका पैसा नहीं मिला है। पर इसमें जो अंतर दिया कि 10 लोग तो ऐसे हैं जिनके बारे में आप लिख रहे हो ग्रेजुएटी उपार्जित अवकाश की स्वीकृति जारी नहीं हुई, इस कारण लिख रहे हो। लेकिन जो ऊपर जिनका आपने ग्रेजुएटी राशि 3,88,553 रुपया बता दिया कि ये इनकी ग्रेजुएटी है, पर ये इनको मिली नहीं है। 6 लोग तो ऐसे हैं जिसमें आपने उनकी ग्रेजुएटी तय कर रखी है कितनी है, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, और बाकी लोगों को आपको कुछ कागज़ की पूर्ति नहीं हुई, इसके कारण से नहीं है। तो दोनों का अंतर समझाओ। जिनकी कागज़ की पूर्ति हो गई, ग्रेजुएटी जिनकी तय हो गई, उनको आपने क्यों नहीं दिया? मैंने मेरे मूल प्रश्न में माननीय नेता प्रतिपक्ष निवेदन किया है कि फंड की उपलब्धता होने पर इनको करवा दिया जाएगा। फंड नहीं है हमारे पास देने को। माननीय मंत्री जी, ये 16 जो व्यक्ति हैं जिनकी ग्रेजुएटी आपकी मिल आ चुकी है, प्राथमिकता के आधार पर उनका पेमेंट कराने का काम करें। प्राथमिकता के आधार पर उनका पेमेंट करवा देंगे। अगला प्रश्न श्री कांति प्रसाद 53। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, सरकार द्वारा जनजातीय छात्र छात्राओं के शैक्षणिक उत्थान हेतु निर्धारित प्रावधान अनुसार बालिका छात्रावासों व एकलव्य मॉडल विद्यालयों का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में कराया गया है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2018-19 में वर्ष 2022 तक जिन ब्लॉकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की बजट घोषणा की गई थी, उन ब्लॉकों में थानागाजी सम्मिलित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि केंद्र सरकार जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की घोषणा करती है वो बात ठीक है, पर थानागाजी ब्लॉक में भी 61 ग्राम मांडा के हैं, बाकी बिखरी हुई जनजाति क्षेत्र हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक तो ब्लॉक भारत सरकार की सूची में कैसे जुड़े और यहाँ ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कैसे खुले, ये आप मेरे को बता।
माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है संबंधित ब्लॉक में 50% जनजाति की आबादी या उस ब्लॉक में 20,000 से, तो थाना गाजी में 19% ही आबादी है, और जब भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आगे कोई प्रावधान हो तो उसमें मदद करें। अगला प्रश्न गोपाल लाल शर्मा, प्रश्न संख्या 54। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, राज्य सरकार से प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत विद्युत वितरण निगमों में नवीन कार्यालय सर्जित किए जाते हैं। प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों में नया अधिशासी अभियंता कार्यालय 90,000 विद्युत उपभोक्ताओं पर खोले जाने का प्रावधान है। ऊर्जा विभाग द्वारा जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगमों को जारी स्वीकृति आदेशों की प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट अ, ब व स पर उपलब्ध है। खंड 2, वर्तमान में उपखंड मुख्यालय मांडलगढ़ के उपभोक्ता खंड कार्यालय भीलवाड़ा ग्रामीण के अधीन आते हैं। अतः मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपखंड मुख्यालय मांडलगढ़ पर नवीन अधिशासी अभियंता कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है, जिसके मापदंडों के अनुरूप पाए जाने पर स्वीकृति संबंधी कार्रवाई के उपरांत उक्त अधिशासी अभियंता कार्यालय का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में मंत्री जी ने जवाब दिया कि 90,000 विद्युत उपभोक्ता होने पर खोले जाता, परंतु मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो 90,000 से बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी आपने अभी तक कार्यालय नहीं खोला। दूसरा मेरा है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भीलवाड़ा से 60 मांडलगढ़ के सिवा 60 किलोमीटर दूर है, बिजोलिया एन कार्यालय 100 किलोमीटर दूर है, और उसके बावजूद भी आपने वहाँ पे कार्यालय नहीं खोला, जबकि 20 किलोमीटर भीलवाड़ा से वहाँ पे आपने उपखंड का अधिशासी अभियंता कार्यालय खोल रखे हैं। तो क्या कारण रहा कि मेरे मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये एक्शन कार्यालय नहीं खोला, और अब आप कब तक ये खोलने का आदेश करेंगे, ये बताएं आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि विद्युत वितरण निगमों में नवीन कार्यालय सृजन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार से ऊर्जा विभाग के माध्यम से प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाती है, और राज्य सरकार से प्रशासनिक व वित्तीय सरकार के पास भेजते हैं हम अनुमति के लिए, और वो अनुमति मिलने के बाद में नवीन कार्यालय खोला जाता है। उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में मांडलगढ़ अधिशासी अभियंता कार्यालय का प्रस्ताव निर्धारित मापदंडों व संसाधनों की उपलब्धता अनुसार परीक्षण अभी हम करवा रहे हैं, प्रक्रियाधीन है, और जैसे ही वित्तीय स्वीकृति मिलेगी तो इसमें आगे कार्य बढ़ाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपके पूछना चाहता हूँ मैं मंत्री जी से, ये कब तक आपका ये खुलेगा? ये तो प्रक्रिया तो आपकी कभी खत्म होगी नहीं, आपका संसाधन की उपलब्धता कब तक होगी? आपको आपके डिपार्टमेंट का तो आपको पता होगा, तो आप बताइए कब तक आप खोलेंगे? अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा समय समय पर IN ऑफिस, एक्शन ऑफिस विभाग के नॉर्म्स के अनुसार भी और बजट घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय करते हैं, उसमें भी नए एक्शन ऑफिस, IN ऑफिस खोले जाते हैं। माननीय मंत्री जी, ये माननीय सदस्य जो कह रहे हैं आपके नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं, नॉर्म्स में कोई तकलीफ नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं आपकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को कब एक्सपेडिट करेंगे? क्या ये स्थिति में है कि जब भी नया अधीक्षण कार्यालय खुलेगा तो प्राथमिकता मंडलगढ़ को मिलेगी? अध्यक्ष महोदय, 90,000 का जो नॉर्म्स है वो मांडलगढ़ में, जैसा माननीय सदस्य ने के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है, उसमें 90,000 उपभोक्ता निश्चित रूप से पहले 88,000 थे, अभी उपभोक्ता बढ़े हैं, 90,000 के लगभग हो गए हैं। तो उसका प्रक्रिया हम आगे बढ़ा रहे हैं और वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइनेंस में भिजवाएंगे। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद में ये कार्यालय खोले जाना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न श्री सुभाष पुनिया, संख्या 55। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पृथक से होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित नहीं है। एक राजकीय ब्लॉक आयुष चिकित्सालय सूरजगढ़ झुंझुनू में संचालित है, जिसमें होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। विगत 4 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र सूरजगढ़ में बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के तहत
उक्त चिकित्सालय प्रारंभ किया गया है, स्वीकृति परिशिष्ट अपसंलग्न है। खंड 2, राजकीय ब्लॉक आयुष चिकित्सालय सूरजगढ़ झुंझुनू में होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना निम्नानुसार है। पद नाम चिकित्सा अधिकारी स्वीकृत 1, कार्यरत कोई नहीं, रिक्त 1। नर्स कंपाउंडर स्वीकृत 1, कार्यरत कोई नहीं, रिक्त 1। उक्त चिकित्सालय में कुल स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट वापस संलग्न है। रिक्त पदों को भरने के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी नए कार्य की घोषणा करने के उपरांत भी उसकी क्रियान्वयन के लिए व्यवस्था पहले क्यों नहीं की जाती, इसके क्या कारण है? नंबर 2, स्वीकृत पद खाली रहने के क्या कारण रहे हैं, इन्हें कब तक भर देंगे? आपने परिशिष्ट व्यय पे खुद स्वीकार किया है कि 18 पद स्वीकृत हैं, उसमें 3 भरे हुए हैं और 15 रिक्त हैं, इसके क्या कारण रहे? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि 2021 की जो आयुष पॉलिसी घोषित की गई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया था, प्रस्तावित किया गया था, जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, 352 ब्लॉक हैं, तो फेजेस के हिसाब से वित्तीय उपलब्धता के अनुसार ब्लॉक जो है आयुष के चिकित्सालय खोले जाएंगे। उसी के तहत 20-21 में 58 ब्लॉक्स में और 21-22 में 19 ब्लॉक्स में ये चिकित्सालय प्रारंभ किए गए, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, इस आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी इसकी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा है कि जो सूरजगढ़ में खोला गया था, जिसमें 18 पद स्वीकृत हैं, कार्यरत 3 है, 15 रिक्त खाली हैं। मैं बताना चाहूँगा 140 यूनानी के चिकित्सकों की भर्ती के प्रस्ताव भी प्रक्रियाधीन है। जैसे ही भर्ती होगी, निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता है कि इंटीग्रेटेड जो ब्लॉक कॉन्सेप्ट लिया गया हॉस्पिटल का, वो मतलब पद भर दिए जाएं। और मैं बताना चाहूँगा, गत 4 वर्षों में विभाग के अंतर्गत कुल 1798 हमें पदों पर भर्तियां की गई, जिसमें आयुर्वेद में 1725, होम्योपैथी में 9, यूनानी में 31, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय में 33। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही जल्दी आएंगे इन पदों को भर दिया जाएगा। बहुत शर्म और अफसोस होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर जगह का प्रश्न पूछा है और उसके बाद भी आप, जब आपने सब एक ही जगह सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय ले गया 2021 में, उसी के तहत होम्योपैथिक इनके क्षेत्र में भी आपने खोल दिया, दोनों पद रिक्त हैं। जब आपका 18 का उस जगह स्टाफ है, उसमें से 3 लोग हैं जिसमें न होम्योपैथिक का कोई आदमी वहाँ है, न मेडिकल का कोई आदमी है, तो वो सुविधा क्या दे रहे हो आप? आप आज स्वीकृति मिली है, जब आप और मैं दोनों नहीं रहेंगे तब ये पद भरोगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आप भी जानते हैं, कोई भी सरकार रही हो, इंस्टीट्यूशंस खुलते हैं और इंस्टीट्यूशंस खुलने के बाद सारी प्रक्रिया शुरू की जाती हैं। और मैं बताना चाहूँगा, राजस्थान के और सूरजगढ़ का भी, झुंझुनू का भी, टोटल जो हमारे पद अगर देखा जाए 100% में से, तो हमारे 71.63% पद झुंझुनू में भरे हुए हैं। 28.37% झुंझुनू में हमारे पद रिक्त हैं। मैं जवाब दे रहा हूं माननीय प्रतिपक्ष जी। माननीय बता दो, एक ही हॉस्पिटल का है, क्या किया आपने? माननीय मंत्री जी, ये मतलब आप जो रिप्लाई दे रहे हैं उसमें खाली ध्यान रखें, 18 पद स्वीकृत हैं, उन 18 पद में यूनानी का 0 आदमी खाली पड़ा हुआ है, होम्योपैथी का खाली पड़ा हुआ है, वरिष्ठ पड़ा हुआ है। क्या सरकार जिन जगह पर कम है वहां पर रिप्लेस करके वहां व्यवस्था करने का काम करे? मतलब ना तो वहां पर आपके आयुर्वेदिक का काम हो रहा है, न यहाँ पर यूनानी का काम हो रहा है, न होम्योपैथी का काम हो रहा है। तो क्या सरकार उन जिलों में जहां पर ज्यादा है उनमें से कुछ कम करके इधर कर ले तो सब जगह व्यवस्था हो सके? इसकी व्यवस्था करने की स्थिति है क्या? जब तक भर्ती होगी जब तक होती रहेगी, लेकिन जो मेन पावर आपके अवेलेबल है उसको डिप्लॉय करके अपन ठीक कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि पदों की जो प्रक्रिया है भरने की। अरे माननीय सदस्य, मैं ऑफिस में आ गए, आप बैठे, मैं पदों की नहीं कह रहा हूँ, जो एग्जिस्टिंग आपकी मेन पावर अवेलेबल है
भर्ती तो हाथ में होती रहेगी, बाद में होती रहेगी। जो आपकी अवेलेबल मैन पावर है, उस अवेलेबल मैन पावर को ही रीडिप्लॉय करके, जहां बिल्कुल सुविधा नहीं, जब आपने इंटीग्रेटेड व्यवस्था कर दी तो एक भी व्यवस्था नहीं है, तो इंटीग्रेट करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो उसको करने के लिए विभाग निश्चित तौर पर एग्जामिनेट करे और रीडिप्लॉय करे, जिससे कम से कम वो सुविधा तो स्टार्ट हो। एक जगह तो सब सुविधा हो रही है और दूसरी जगह बिल्कुल सुविधा नहीं हो रही है, उसको ठीक करने का काम करें। अगला प्रश्न श्रीमती गंगा देवी। अगला प्रश्न श्री राजेंद्र राठौड़। पावन। खंड 1, प्रदेश में लंपी स्किन रोग से संक्रमित एवं मृत गोवंश पशुओं का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, प्रदेश में लंपी स्किन रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु गोवंशीय पशुओं में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार गोट पॉक्स वैक्सीन से माह दिसंबर 2022 तक कुल 1,06,86,000 चिन्हित गोवंशीय पशुओं में टीकाकरण किया गया है। खंड 3, प्रदेश में जिन पशुपालक के गोवंशीय पशु लंपी स्किन रोग से मृत हुए हैं, उन्हें पशु क्रय हेतु आसान दरों पर ऋण दिया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। अन्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से 3 प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। खंड 1 में लंपी रोग से मृत पशुओं की संख्या 76,030 बताई गई है। क्या इन मृत पशुओं के पशुपालकों को सरकार की जन घोषणा पत्र में की गई घोषणा के अनुसार पशुधन बीमा योजना का लाभ मिलेगा या नहीं? अगर हां तो कब तक? दूसरा प्रश्न, खंड 2 में माह दिसंबर 2022 तक 1,06,00,000 गोवंश के टीकाकरण का उल्लेख किया है। इस टीकाकरण में खर्च धनराशि में केंद्र व राज्य सरकार के कितना अनुपात रहा, अवगत कराएं। प्रश्न 3, खंड 3 के उत्तर में कहा गया है कि लंपी रोग से मृत पशुओं के लिए पशुपालकों व पशु क्रय किए जाने हेतु आसान दरों पर ऋण दिए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्या यह सही है कि सरकार की नीति जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 5 के पैरा 2 में किसानों को पशुधन के लिए आसान दर पर ऋण उपलब्ध करवाई जाने की घोषणा की गई थी? 3 प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा कि इनके मुआवजे की बात पशुपालकों को, उसमें राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से 1 अक्टूबर 2022 से बीमा योजना चालू कर दी गई है। 1 अक्टूबर 2022 से। दूसरा, आपने पूछा कि 1,06,86,000 वाला, इसमें 60-40 का रेशो है भारत सरकार का और राज्य सरकार का। इसमें भारत सरकार से 3,67,85,070 रुपये प्राप्त हुए हैं एस्केड के माध्यम से। बाकी पैसा राज्य सरकार का लगा है और कुल राशि है इसमें करीबन 6 करोड़ और कुछ लाख रुपए। पर भारत सरकार ने 3,67,85,070 रुपये एस्केड के माध्यम से दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय सदस्यों का भी हमारे को राशि प्राप्त हुई है, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों और चाहे विधानसभा के सदस्य हों। उनका आंकड़ा भी मेरे पास है, वो है करीबन विधायक कोष से 13,52,00,000 रुपए और जिले से प्राप्त 5 MP सांसदों ने पैसे दिए हैं, वो हैं करीबन 80 लाख रुपए। अगला प्रश्न श्रीमती बाबा राम। एक का उत्तर नहीं आया अध्यक्ष महोदय। उत्तर नहीं आया। पहले प्रश्न का मैंने पूछा, खंड 3 में लंपी रोग से मृत पशुओं के लिए पशुपालकों व पशु क्रय किए जाने आसान दरों पर ऋण दिए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मैंने पूछा कि क्या यह सही है कि सरकार की नीति जन घोषणा पत्र के लंपी का इससे कोई संबंध नहीं। कटेरे जी, लंपी और घोषणा पत्र का लिंक कर रहे हैं आप? अध्यक्ष महोदय, ये जो आपने परिशिष्ट 1 लगाया है, थोड़ा इसको समझना चाहते हैं कि कुचावन सिटी में 36,521 कुल गोधन जो है ना उससे प्रभावित हुआ, उसमें से 32,542 ठीक हुए और 3,979 हुए, जबकि उदयपुर में 74,000
इससे लंपी से प्रभावित हुए, लेकिन वहाँ उसमें जो है आपकी डेथ जो है वो 2500 ही है। इस अंतर का कारण क्या है? क्या वहाँ पर आप वैक्सीनेशन कर सके या नहीं कर सके? क्या कारण है ये इतना अंतर फिगर का क्यों आ रहा है? एक ही जिले में इतने कम पशुओं पर भी इतनी ज़्यादा डेथ हुई। अलग 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 समय लंपी अलग अलग फैला था, एक साथ नहीं फैला था। लंपी का जो इम्पैक्ट है वो एक साथ पूरे राजस्थान में नहीं हुआ था। कुछ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ, फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ, इसलिए आंकड़े एकदम वेरिएशन आएगा। पूरे स्टेट में एक साथ लंपी नहीं शुरू हुआ था। मैं समझता हूँ कि आपकी तो मंशा है कि वो कुचामन में। एक सेकेंड, पहला लंपी केस जो है ना वो आपको अप्रैल 22 में आ चुका था जी, 22 में आ चुका था। तो उसके बाद आपके ये जो टीके की संख्या 1 करोड़ 6 लाख बता रहे हो, ये टीके आपने उसके बाद लगाए हैं, तो उन जिलों में जहां बीमार नहीं थे पशु वहां लगाए हो तो उसके फिगर बता दो, तो समझ में आ जाएगा कि कुचामन में क्या कारण रहा और उदयपुर में क्या कारण हुआ। अध्यक्ष महोदय, जो बात आपने कही है वो सही है कि पहला जो केस हमारे को मिला वो जैसलमेर जिले के हापुड़ गांव में अप्रैल 22 को मिला, और जब इसके सैंपल लिए गए और वो सैंपल भारत सरकार के माध्यम से जो हिसार लैब थी उससे ये हो गया है कि भाई ये लंपी स्किन बीमारी है। उसके बाद में भारत सरकार के खुद जो मंत्री हैं रूपाला जी, वो 6 अगस्त 2022 को जयपुर आए और भारत सरकार के पशुपालन के जो कमिश्नर है वो उनके साथ थे। उसके बाद में ये तय हुआ कि जो गोट बॉक्स दवा है वो इसमें कारगर है, जो 2 कंपनियां बनाती है। खुद रूपाला जी ने उस मीटिंग में टेलीफोन से हमारे सामने बात की और राजस्थान सरकार को ऑर्डर दिलवाए, क्योंकि उनमें एक जो कंपनी थी वो पहले से ब्लैक लिस्टेड थी, जो आनाकानी कर रही थी वैक्सीन देने में। तो रूपाला जी ने पहल करके और वो गोट पॉक्स वैक्सीन दिलाने का काम किया। उसके बाद में लगातार जो जिन जिलों में लंपी नहीं फैली उन जिलों में तय किया गया कि पहले वहाँ टीकाकरण किया जाए। तो जिन जिलों में ये डेथ रेट कम आ रही है उसका कारण यही है कि जैसे जैसे हमारे को दवा उपलब्ध होती गई, तो पहले हमने जहाँ फैल चुका था वहाँ उन्होंने भी नॉर्म्स के अनुसार मना कर दिया, पर जिन जिलों में कम लंपी की बीमारी फैली उन जिलों में हमने टीकाकरण पहले चालू किया और उसका असर ये रहा कि उस पर हम काबू कर पाए। 12 जिला एक ऐसा है जहाँ 0 डेथ है। तो जैसे जैसे टीकाकरण की संख्या बढ़ती गई, आपकी बात ये ठीक है कि उदयपुर का जो आंकड़ा है वो यही दर्शाता है, उसका कारण भी यही है, पर उदयपुर में भी प्रभावशाली तरीके से हमारे पशुपालन विभाग ने काम किया। अगला प्रश्न से बब्बा राम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा प्रश्न ही निवेदन भी कर लेता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण निवेदन कर लेता हूँ, प्रश्न नहीं है। निवेदन यह है कि मेरे क्षेत्र में 3 लिफ्टें चल रही है। एक नगरासर जो मैंने आपको प्रश्न पूछा, एक जंबेश्वर लिफ्ट, एक पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयनारायण जी व्यास के नाम से है। 2 जगह पानी आ रहा है, परंतु पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण जी व्यास जो पोकड़ लिफ्ट के नाम से जानी जाती है, उसमें 30 साल से एक भी बूंद पानी नहीं आया। इसका कारण क्या है? उसके अंदर पानी दिलवाने का काम करें। ये आपके अधिकारी भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। कम से कम पूर्व मुख्यमंत्री के नाम को सम्मान देने का ये आप काम करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 में जैसे भी इन्होंने कहा कि पानी नहीं पहुंच रहा है, 7 बारी पानी देना था, 5 बारी पानी पहुंच गया। इस बार हमने इंदिरा गांधी नहर में लाइनिंग का काम बहुत शानदार तरीके से किया है, पानी की दिक्कत नहीं है। जहां तक एक और सिंचाई के लिए नहर के लिए कह रहे हैं, हमने 2023 के बजट घोषणा के अनुसार 123.15 करोड़ रुपए की स्वीकृति इसकी जारी कर दी है और अगले 1 सप्ताह में कार्य को प्रारंभ कर देंगे। अगला प्रश्न श्री रामकेश। माननीय रामकेश, प्रश्न संख्या 59। आप प्रश्न पूछ लें, उत्तर मान पड़ा हो, मान लिया। प्रश्न पूछे आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि हमारे चंबल, गंगापुर, सवाई माधोपुर पेयजल योजना वर्ष 2005 में
SPML कंपनी को इसका ठेका दिया था और ये काम वर्ष 2008 में पूरा होना था। वर्ष 2008 से लेकर आज 2023 तक ये काम पूरा नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा ये काम कब तक पूरा हो जाएगा? और दूसरा, जो क्षेत्र अभी बच गए हैं उनमें पानी पहुंचाने का क्या सरकार का इरादा है या नहीं है? तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कंपनी ने जितने का अभी टेंडर लिया था, करीब 478 करोड़ रुपए का, और 2 फेज में ये काम होना था। पहले फेज का जो काम था, प्रश्न पूछे फटाफट, प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछे मान सदस्य। पहले फेज का काम 269 करोड़ का था, उसमें से 259 करोड़ रुपए कंपनी ले चुकी है और काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इतने साल तक पेयजल की योजना पूरी नहीं हुई, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कब तक ये पूरा हो जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि ये काम लेट हुआ, और निश्चित रूप से लेट ही नहीं, बहुत लेट हुआ। इसके जो कारण रहे उनमें से एक पर्यावरणीय स्वीकृति भी एक कारण रही है, फर्म ने काम में विलंब किया ये भी कारण रहा है, और अब जो स्थिति यह है कि इस पूरी योजना के संवर्धन की आवश्यकता पड़ गई क्योंकि पानी की डिमांड भी बढ़ गई है। तो कंपनी पे जो नियमानुसार दंड लगाना चाहिए वो हमने उनके ऊपर उन पे पेनल्टी भी लगाई है, और पूरी योजना, इस योजना को हम पूरा करके और गंगापुर और इस योजना से जितने इलाके जुड़े हैं उनको पानी ठीक तरीके से और वर्तमान डिमांड के हिसाब से पहुंच सके, इसलिए हमने इसकी जो संवर्धित योजना बनाई है। और इस संवर्धित योजना को हमने SLSCC में भी भेजा, लेकिन उसके मिनट्स अभी जारी नहीं हुए हैं। कुछ क्वेरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमसे किए हैं, वो जैसे क्वेरीज हम उनको संतुष्ट कर पाएंगे उसके मिनट्स जारी होंगे और योजना की स्वीकृति भी उसमें जारी की जा सकेगी। और आप ये मान के चलिए कि जो आपने कुछ अस्थायी कामों व्यवस्था के लिए भी कहा है, उस अस्थायी व्यवस्था के तहत भी कार्य चल रहा है। 15 करोड़ से अधिक के हमने जो आपने एक अस्थायी योजना के लिए कहा था उसको हमने फाइनेंस में भेजा हुआ है। हमें उम्मीद है कि उसकी भी हमें जल्दी स्वीकृति मिल जाएगी। और एक जो एक बहुत ही 31 लाख की एक आपने योजना के लिए और कहा है, उसके काम के हम टेंडर जारी कर रहे हैं, जिससे जो पानी की क्षमता उसको बढ़ाई जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कंपनी जो 2005 में टेंडर लेकर के 2008 तक काम पूरा करना था वो पूरा नहीं किया, फिर सेकंड फेज का काम आपने 2013 में दिया, 2016 में पूरा होना था वो काम उसने पूरा नहीं किया, और पेमेंट लगभग पूरा ले चुकी है। ऐसी कंपनी के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की, मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरी बात ये है, मेरे क्षेत्र में पहले इंदिरा लिफ्ट का जो काम था वो बिल्कुल CWC से स्वीकृत होने के बाद में वो बंद कर दिया सरकार ने। SPML कंपनी का ये काम है, ये पिछले 16 साल से 18 साल से ये बंद पड़ा हुआ है। 5 नाबान 16 साल से वो बंद पड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र पे एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, और ये सारी की सारी योजना, पेयजल की योजना सारी की सारी बंद पड़ी हुई है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कब तक आप पानी उपलब्ध कराएंगे? ये कोई तरीका नहीं है। 16 साल तक पानी अगर नहीं मिले इसका क्या कारण है? और आपने जो अभी टेंडर की व्यवस्था की है उसके लिए भी मैं 2 महीने से कह रहा हूँ, आप जल्दी से जल्दी उसको पूरा करवाइए। आप मैं नोटिस कर रहा हूँ कौन क्या कर रहा है। ये लिबर्टी आपको नहीं दूंगा यदि आप इससे डिस्टर्ब करेंगे। मैं सदस्य प्रश्नकाल में प्रश्न पूछते हैं, आपकी समस्या सही है, माननीय मंत्री जी को जवाब देना चाहते हैं आप? प्रश्नकाल समाप्त होने की स्टेज पर आप घड़ी देख क्या कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी टेंडर जाता है कोई कंपनी के खिलाफ, जो कानूनी प्रावधान है उनके तहत कार्रवाई की जाती है। कानून से ऊपर जाके हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जो भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई की जा रही है। और अगर
और भी सख्त कार्रवाई करनी पड़े तो वो भी कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। प्रदेश में पाला, ओलावृष्टि एवं शीतलहर से बर्बाद फसलों का किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिलवाने विषयक स्थगन प्रस्ताव निम्नांकित माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए हैं। श्री गिरधारी लाल, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, श्री राजेंद्र राठौड़, श्री नारायण बेनीवाल, श्री अमेर सिंह बायल, श्री चंद्रभान सिंह आकिया। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए। उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के विषय पर आज राज्य सरकार की ओर से सदन में वक्तव्य दिया जाएगा, इसलिए इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री सहीम लोढ़ा सदस्य की ओर से राज्य में बजरी लीज धारकों द्वारा आमजन को मनमानी वसूल करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोविंद प्रसाद सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना में राज्य सरकार द्वारा संचालित रोजगार उन्मुख विकास योजनाओं को प्रारंभ नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरेंद्र निमामा सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में सुनियोजित नकल एवं पेपर लीक की घटनाएं होने से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री धर्मेंद्र कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र संगरिया में ग्राम सेवा सहकारी समिति हरदासा वाली में विभागीय कर्मचारियों द्वारा किसानों के नाम से ऋण उठाकर किए गए गबन के संबंध में श्री समाराम गरासिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र माउंट आबू को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र घोषित करने से विकास कार्यों पर लगे विराम से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामलाल शर्मा सदस्य की ओर से राजकीय महिला महाविद्यालय गोविंदगढ़ के भवन का निर्माण खेल स्टेडियम के पास करवाने के संबंध में श्री अविनाश सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जेतारण में नव संचालित अल्ट्राटेक सीमेंट में स्थानीय योग्यताधारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अर्जुन लाल जिनगा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र कपासन में राजकीय महाविद्यालयों में चल रहे रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मदन दिलावर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में स्थित कोटा स्टोन कंपनी ASI के वाहनों द्वारा कथित गैर इरादतन हत्या करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री वासुदेव देवनानी सदस्य की ओर से प्रदेश में निरंतर हो रही गैंगवार, हत्या, डकैती इत्यादि घटनाओं से आम जन में व्याप्त भय से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री प्रताप सिंह सदस्य की ओर से प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार सामग्री की गुणवत्ता सही नहीं होने अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य धर्मेंद्र कुमार MC समाराम गरासिया को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचना है। श्री अमर सिंह सदस्य की ओर से रोदावल कस्बे को नगर पालिका बनाए जाने के संबंध में श्री फूल सिंह मीना सदस्य की ओर से UIT उदयपुर की परिसीमा क्षेत्र में समुचित विकास कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राजकुमार रोज सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में मनरेगा की सामग्री एवं मेट कारीगरों का समय पर फंड ट्रांसफर ऑर्डर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोविंद प्रसाद सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना में किसानों की सिंचाई एवं पेयजल संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के संबंध में श्री अविनाश सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जेतारण में संचालित सीमेंट प्लांट्स द्वारा CSR बजट का जनित की योजनाओं पर खर्च नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मदन प्रजापत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पचपदरा में नहरी परियोजनाओं के रिक्त पदों को नहीं भरने एवं पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गिरधारी लाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में बिजली कटौती एवं पाले से खराब हुई फसलों का किसानों को मुआवजा देने एवं विद्युत कटौती को तुरंत बंद करने के संबंध में श्री सुरेश मोदी सदस्य की ओर से सीकर जिले के लिए स्वीकृत कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ करवाने के संबंध में श्री प्रताप लाल भील सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा की पंचायत समिति बड़गांव में प्रस्तावित सड़क निर्माण में प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री संजय शर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर में सीवरेज निकास की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री ओम प्रकाश उल्ला सदस्य की ओर से प्रदेश में सैनी समाज की आरक्षण की मांग पूर्ण करने एवं इस आंदोलन में युवाओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने के संबंध में श्री वासुदेव देवनानी सदस्य की ओर से अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा विधानसभा क्षेत्र अजमेर उत्तर स्थित कोटड़ा आवासीय योजना एवं हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य में फैसिलिटी सेंटर कम रुबात गेस्ट हाउस ऑफ तेलंगाना स्टेट एवं अल्पसंख्यक छात्रावास हेतु आवंटित भूखंड को निरस्त करने के संबंध में श्री आकम अली सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में फसलों को शीतलहर से हुए नुकसान को फसल बीमा कंपनी द्वारा भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में
श्रीमती सूर्यकांता व्यास सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरसागर में राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा का विस्तार किए जाने के संबंध में श्री मदन दिलावर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी की अनुसूचित जाति की छात्रा से हुए बलात्कार एवं पुलिस द्वारा बलात्कारियों के संरक्षण देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री धर्मेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने में मौके दिए, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, सहकारिता के प्रति किसानों का बड़ा लगाव है और विश्वास भी है, पर जिस सहकारिता के अंदर किसान अपना सब कुछ उसमें जमा कराता है, उसमें अपनी कृषि संबंधी कार्य काम पे राशि काम में लेता है, परंतु आज मैं हनुमानगढ़ जिले की 2-3 सहकारी समितियां जहाँ काश्तकार वहां धरने पर बैठे हैं, बार बार ज्ञापन भी दे रहे हैं और इतना गबन हो गया कि काश्तकारों का कोई सुनने वाला नहीं है। संबंधित जिला कलेक्टर और संबंधित एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद में भी उन जो वहाँ कर्मचारी है उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, न कि जो गबन की राशि जो हड़पी गई है वो भी वसूल की जा रही है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, ये सहकारिता एक स्वच्छ संस्था है और बहुत अच्छी संस्था है और काश्तकारों हित की संस्था है। यदि इसमें इस प्रकार से गबन होते जाएंगे तो निश्चित काश्तकारी से दूर हो जाएगा। पर मेरा आपसे निवेदन है कि अरदास बाड़ी रावसर और रतनपुरा संगरिया में जिस प्रकार से गबन हुआ है वो बहुत ही अलग ढंग से हुआ है और उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है, मंत्री महोदय भी सुन रहे हैं, यदि सहकारिता को बचाना है और सहकारिता को आगे बढ़ा देना है तो निश्चित जो कर्मचारी काफी सालों से वहां बैठे हैं उनको इधर उधर किया जाए और प्रत्येक सहकारिता समितियों का जांच कराई जाए ताकि उस कर्मचारी का कितना गबन किया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अरदास बाड़ी रावसर और रतनपुरा संगरिया सहकारी समितियों को काश्तकारों को न्याय दिलाए, उनकी राशि वापस दिलाए। जय भारत, जय हिंद। श्री समाराम गरासिया। आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से माउंट आबू रोड से एक जाने वाला रास्ता जो इनको सेंसिटिव जान 2020 के अंदर उसमें 1 किमी जो बताया गया, जबकि 100 मीटर का दायरा पहले किया था, उसमें मॉडर्न इंसुलेटर है, सारे ब्रह्म कुमारीज है, सारी संस्था बनी हुई है। अगर 1 किलोमीटर किया जाता है तो इनको सेंसिटिव जोन के अंदर 15-16 पंचायतें आती है, जिसके अंदर सिर्फ मात्र खेतीबाड़ी की जा सकती है, निर्माण मुकाम वगैरह अन्य मतलब परमिशन लेने में आपत्ति आती है। इसलिए मेरा अध्यक्ष महोदय आपसे माध्यम से सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से पहले जो 100 मीटर का दायरा किया था उस दायरे को ही लिया जाए, क्योंकि इसमें पूरी पंचायत सरपंचों का कोई अधिकार सारा समाप्त हो जाता है और उसमें उद्योग भवन और सारे जो निवासी उसमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरा आपसे माध्यम से सरकार से यही निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि कम से कम इनको सेंसिटिव जोन 2020 के अधिनियम के अंदर 100 मीटर का दर्शाया गया उसको ही मान्यता रखा जाए, यही मेरा आपसे निवेदन। श्री अमर सिंह, श्री फूल सिंह मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि उदयपुर में यूडीए प्राधिकरण लेने के लिए एक प्रस्ताव आया, जिसमें करीब 40 किलोमीटर दूर के गांव व पंचायतों को जोड़कर इस प्राधिकरण में लेने का प्रस्ताव दिया था, जो कतई संभव नहीं है, क्योंकि वर्षों पहले उदयपुर में यूआईटी पेराफेरी में 130 गांवों को लिया था, जिसमें अनेक गांव आज भी ऐसे हैं जहां पर एक नया पैसा डेवलपमेंट में नहीं लगाया है। जैसे देही माता राजस्व गांव होने के बावजूद भी विकास नहीं हुआ, ऐसे अनेक गांव हैं जहां यूआईटी की परमिशन बिना कोई भी सार्वजनिक सामुदायिक भवन है या रोड बनाना है, ऐसे कोई भी काम पंचायत द्वारा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में शहर से लगी हुई पंचायतों में ही विकास नहीं हो सकता तो 40 किलोमीटर दूर के गांव में विकास कैसे होगा? 100 साल में भी इस पहाड़ी क्षेत्र में विकास की कोई संभावना नहीं है, जबकि इन गांवों में जनजाति
आदिवासी परिवार वर्षों से अपना जीवन यापन करने के लिए जमीन को मेहनत मजदूरी करके काश्त के लायक किया है और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर इन पंचायतों को यूडीए में लेना है तो वर्षों से आवंटन रुका हुआ है, उसको अलॉटमेंट करवाकर उनको खातेदारी का हक दिलावे ताकि कम से कम उस जमीन में वह खेती कर सके या अनेक विकास कार्य करके अपना परिवार को पालन पोषण कर सके, क्योंकि वन विभाग से परेशान है। जो वन पट्टे भी अभी तक नहीं मिले हैं तथा यूडीए आने पर तो सारा विकास कार्य ठप हो जाएगा। यूआईटी पेरापेरी में आज भी विकास के लिए गांव विकास के लिए तरस रहा है। न साफ सफाई है, न रोड है, न लाइट है, न शिक्षा के लिए भवन है, न पंचायत भवन बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में इनका ही विकास नहीं हुआ तो ये नई मुसीबत क्यों खड़ी कर रहे हैं। समय रहते हुए अगर इस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया तो इसके विरोध में भारी आंदोलन होगा। वह लोग सड़कों पर उतरकर सरकार को घेरेंगे, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकरण की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद। श्री राजकुमार जी राउत। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अंतर्गत डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायतों का मने